नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी और मेरे साथ है टाइम्स एमपी के एडिटर इन चीफ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मिश्रा। नमस्कार मिश्रा जी, हमारे दर्शकों के साथ आज यदि हम आज बात कर रहे हैं तो ये विशेष परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल के बाद चुनाव के बाद फिर अब एग्जिट पोल। बिल्कुल। और एग्जिट पोल के बाद फिर वही कयास और कमोवेश जनता वहीं पर है जहां पर वो ओपिनियन पोल के समय थी, जहां पर वो कहना चाहिए इलेक्शन के दौरान रही। और अभी जो एग्जिट पोल का माया जाल मैं कहूँगा जो सामने आया, उसके जाल में भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को कहीं निकलती तो कहीं उलझती पा रही है। तो बात यह है कि यदि हम सीधे सीधे एग्जिट पोल को देखते हैं तो निश्चित तौर पर उलझते हैं, लेकिन जनता, हमारे दर्शक, पत्रकार बिरादरी से ये उम्मीद लगाते हैं कि वो कुछ इस तरह से अपने पॉइंट सामने रखेंगी जो कि तर्कों पर और तथ्यों पे कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के मंतव्य को या एग्जिट पोल जिस तरह से जनता के बीच में से होके आया है उसके प्रभाव को समझा सकेंगे और समझ सकेंगे। तो क्या प्रभाव जनता पे पड़ा और जनता का क्या प्रभाव एग्जिट पोल करने वालों पे पड़ा, ये इन पे जितना अच्छा तालमेल होगा एग्जिट पोल उतने ही कहना चाहिए सच्चाई के करीब पहुंच जाएंगे। तो क्या यहाँ ऐसा हुआ? तो क्योंकि बात हम देवास ज़िले में बैठ के कर रहे हैं, देवास में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन देवास ज़िले की तो हम बात करेंगे ही क्योंकि उसका भी एक विस्तृत आंकड़ा एग्जिट पोल के संदर्भ में और एग्जिट पोल को ध्यान में रखते हुए जुटाया है। आपने भी जुटाया है, कुछ बातें हमने भी की हैं, तो वो तो हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो तमाम गलियारों में एग्जिट पोल की धूम मची हुई है उसमें सब तरह के एनालिसिस हो चुके हैं, तो उसके ऊपर एक टिप्पणी मैं सबसे पहले आपकी जानना चाहूँगा कि तमाम एग्जिट पोल के बारे में आप क्या कहते हैं एग्जिट पोल के बारे में। अरविंद जी, इस बार के एग्जिट पोल जो रहे वो भी काफ़ी चौंकाने वाले रहे। अगर हम देखें तो कुछ चैनल कांग्रेस की सरकार बनना बता रहे हैं, तो कुछ चैनल भाजपा की सरकार बनना बता रहे हैं, कुछ चैनलों ने एक तरफा भाजपा की जीत बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक जो है जहां खड़ी थी वहीं आज फिर खड़ी हुई है, क्योंकि अब लोग ये कहने लगे हैं कि यार जो चैनल जिस मानसिकता के हैं, अगर उनकी विचारधारा जहां झुकी हुई है वो उन्हें विजयी बता रहे हैं। वो परसेप्शन, वो या वो कहना चाहिए ना कि जिस विचारधारा के हम होते हैं उसी विचारधारा के लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद करते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, एग्जिट पोल में जो कंक्लूजन आया, जो सारे चैनलों के पोल का जो पोल निकाला, महापोल जिसे कहा गया है, और वो लगभग सारे चैनलों ने निकाला, तो उसमें कुल मिलाकर भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है, बहुत स्पष्ट। उस चीज को लेकर जब ये इस पोल में जब ये चीजें सामने आ गई कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर पूरे बहुमत के साथ बनने जा रही है, तो उसके बाद जैसा कि आपने देखा कमलनाथ जी का बयान आया, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, उनमें एनर्जी भरी कि एग्जिट पोल कुछ भी बताएं लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इसलिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा कि आप जब गिनती होती है परिणाम के समय अंतिम परिणाम तक वहाँ डटे रहना, ताकि किसी तरह की कोई मैनिपुलेशन ना हो पाए। तो ये चीज़ें जो हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में सबसे रही बात कि लोगों में की बात अगर हम करें, आम जनता की बात करें, तो आम जनता आज भी ये चीज़ समझ नहीं पा रही है कि आखिर एग्जिट पोल जो हैं वो कितने सच्चे और कितने गलत सिद्ध हो। और उनका जो साइंस है, बिल्कुल कहना चाहिए हर साल दर साल साइंटिफिक जो अप्रोच होती है वो बढ़ती जाती है और सुधरती जाती है, निखरती जाती है। तो कहना चाहिए कि पिछले 5 साल की बात करें तो इन 5 सालों में एग्जिट पोल की जो मशीनरी है, एग्जिट पोल को करने के लिए जो सैंपल साइज़ होता है, उसका जो एक वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण किया जाता है, रिसर्च की जाती है, तो निश्चित तौर पे वो आंकड़े और जिस तरह से जुटाए जाते हैं, वो तमाम चीज़ों पे जितनी मेहनत की जाएगी, सबसे बड़ी बात आप कितनी मेहनत फोकस्ड होकर करते हैं और आपके बीच में किसी भी तरह का इफ एंड बट्स ना हो।
अब यहाँ तो इतने इफेंट बट्स हैं कि 20-20 का रेंज दे दिया है। बिल्कुल। अब आप जैसे बताएं कि छत्तीसगढ़ जैसा 90 सीट है वहाँ पर, अगर आप वहाँ पे 20-20 सीट का मार्जिन देके चलेंगे तो वो हंसी के सिवा और क्या बिल्कुल आएगा। बिल्कुल सही बात। तो कुल मिला के कई चैनल्स और उनकी जब हमने बातें सुनी, उनके फैक्ट्स सुने, उनके तथ्य क्या हैं, उनके तर्क क्या हैं, तो हमने भी ये कोशिश की है कि हमारे तथ्य क्या हैं, हमारे तर्क क्या हैं, वो दर्शकों के सामने रख दें। ये एग्जिट पोल है, हम एग्जैक्ट नतीजे तक पहुंच जाएं ये दावा कभी नहीं करेंगे, लेकिन इतने तमाम लोगों के बीच में बात करके, जैसे पूरे मध्य प्रदेश में देवास जिले की बात करें तो देवास जिले के तमाम पत्रकारों से अपन ने बात की है, वहाँ के समाज सेवियों से बात की, वहाँ के आम जनता जो हमारे टच में है, मिलते जुलते रहते हैं, उन सबसे बात करने के बाद आपने भी की, बिल्कुल मैंने भी की, तो वहाँ से भी सब मिला जुला ही आएगा निश्चित तौर पे। और हर जगह भाई ये देश ऐसा देश है, इतनी विविधताएं हैं इस देश में कि कदम कदम पर आप देखें कि विचार बदल जाते हैं, कहते हैं ना बोली बदल जाती है, परंपराएं बदल जाती हैं, कल्चर में डिफरेंस आ जाता है। ऐसे में आप कैसे पता कर सकते हैं कि किस जगह के व्यक्ति ने किस मानसिकता के तहत वशीभूत होकर अपना वोट डाला होगा। लेकिन पिछले कई अगर एग्जिट पोल का एनालिसिस किया जाए तो जिस तरफ रुझान दिखाया जाता है, अधिकतर एग्जिट पोल में सरकारें उनकी बनती हैं, 80-85% ऐसा होता है। लेकिन हाँ, उनकी सीट का अंतर बहुत बड़ा आ जाए। लेकिन क्यों तो मैं थोड़ा पिछले चुनावों पे मैं जनता के बीच में, अपने दर्शकों के बीच में अपनी बात रखूं, फिर आप अपनी रखिए। यदि आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो सबसे पहले जाना पड़ेगा, छोटे छोटे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, बताते हुए अपन उस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 2018 के चुनाव हुए थे। 2018 के चुनाव में क्या फैक्टर्स थे, क्या वही फैक्टर्स अभी भी वर्क कर रहे हैं? पहली बात ये, कहते हैं ना ब्रेकिंग द बैरियर्स, यदि आपने कोई ब्रेक किया हर्डल्स को तो उसके बाद फिर आसान हो जाती है गति। कहते हैं ना कि अगर आपने वो हर्डल्स, तो बीजेपी के लिए क्या हर्डल्स थे, क्या बीजेपी ने वो हर्डल्स ब्रेक कर लिए जिससे वो लैंडस्लाइड जो विक्ट्री है वो कुछ चैनल बतला रहे हैं, और वो चैनल बतला रहे हैं वो एक्सेस वाले हों या आज तक, हम तो नहीं मानते आज तक पूरी तरह से कोई प्रो बीजेपी है, या अभी आपने जैसा कहा न्यूज़ 24 अब ये भी लैंडस्लाइड विक्ट्री बतला रहा है। तो जबकि वो सब समझते हैं, जानते हैं कि वो क्रिटिसिज्म सत्ता के खिलाफ जाके वो अच्छा खासा सामने पत्रकार हैं जो सीधे घोषित तौर पर वो सत्ता विरोधी बात भी कहते हैं, तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ऐसी बात नहीं है। तो एग्जिट पोल का जो सैंपल बेस है वो जो छोटे प्रदेश हैं जैसे छत्तीसगढ़, वहाँ बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ बहुत कम मार्जिन से हार जीत होती है, छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, ऊपर से फिर 90 में भी आप 20 का मार्जिन दे दें तो मैं नहीं समझता कि एग्जिट पोल पे विश्वास किया जाना चाहिए वहाँ। लेकिन वहाँ पर एक रुझान जरूर है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जैसे कि आ रही है, लेकिन साथ में एक पेच है कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, तो वहाँ पर जीत 4-5 हज़ार की जीत भी मायने रखती है छोटे विधानसभाओं में। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ सैंपल साइज बड़ा होगा, विधानसभाएं बड़ी हैं, तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि आप सैंपल साइज़ में लेते हैं तो कुछ हद तक पहुँच जाएंगे। लेकिन वही बात है, डिफरेंट अलग अलग पैकेट्स में जाना पड़ेगा, अलग अलग विचारधारा के लोगों के पास जाना पड़ेगा, दूर दराज में भी जाना पड़ेगा, शहर में भी जाना पड़ेगा। और क्या आप इतनी जगह मूवमेंट कर पाते हैं? तो आप और हम अच्छे से जानते हैं, मुझे तो आज तक कोई एग्जिट पोल करने वाला मिला नहीं। अलबत्ता फ़ोन पर ज़रूर पूछ लिया जाता है और अपन बता भी देते हैं कि फ़ोन पर क्या माहौल चल रहा है। और मैंने कई लोगों से पूछा कि क्या आपके पास एग्जिट पोल वाले पहुँचे, तो बहुत कम लोगों का, एकाध इक्का दुक्का लोगों ने कभी कहा हो तो कहा होगा, लेकिन अब उनका अपना बहरहाल तरीका होगा। तो अब मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि 2018 की बात कर रहे हैं दिलीप जी, तो 2018 में मध्य प्रदेश में इसी तरीके का एग्जिट पोल आया था कि बहुत कांटे की टक्कर है, किसी ने भी ऐसी भारी भरकम जीत नहीं बताई थी। और करीब मेरे को जहाँ तक याद है 107 या 108 सीट उस समय पे बीजेपी को दी गई थी, 110 से 111 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, और वो कमोबेश वही रिजल्ट आया जो 2018 का था। अब मैं जब 2018 पे वापस गया, मैंने सबसे ज़्यादा अभी के एग्जिट पोल नहीं देखे, मैं आपको बताऊँ, मैंने 2018 के एग्जिट पोल ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से देखने की कोशिश की कि उस समय क्या कहा गया था और क्या हुआ था। तो उसमें मेरे को ये समझ में आया कि 2018 में जो बीजेपी हारी, तो एक तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह पे थी, वो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी दर्शकों वो 2018 में सामने आ गई और कांग्रेस की सरकार बन गई, यानी वो 15 साल का जो इतिहास है वो 2018 में खत्म। बिल्कुल। अब आपको जाना नए सिरे से आपकी डिश बनानी होगी,
क्योंकि अब जो बीजेपी की बात अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो पिछले 3.5 साल का कार्यकाल जो उनका रहा उसको आप सामने रखिए, क्योंकि उसके पहले की तो जनता ने अपना जो था वर्डिक्ट वो दे दिया था 2018 में। भाई 15 साल का आपने जो काम था उसका लेखा जोखा उसका ये हुआ कि मार्जिनल एक मतों से या सीट्स से कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। तो और फिर कांग्रेस की सरकार का 15 महीने का कार्यकाल बिल्कुल सामने रखा जनता ने, और 3.5 साल का आपका कार्यकाल। भाई आज के चुनाव जो होंगे वो आपके 15 महीने बनाम 3.5 साल पे चलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अरविंद जी इस मामले में मेरा देखिए कि 15 साल और की जो बात जो आ रही थी बार बार मार्केट में एक चर्चा थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पिछले 15 साल से जनता देख रही है और उसे बदला जाना चाहिए। अब इसे लेकर जो है इस तरीके की चर्चाएं हुई कि भाई मार्केट में बाजार में लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है, लोग सरकार बदलना चाहते हैं। चेहरे से बोर हो जाना एक अलग बात है और चेहरा देखना ही पसंद नहीं करना एक अलग बात है। लेकिन जब इस तरीके की रिपोर्ट्स आई और ये बातें जो हैं आज से अगर हम बात करें 6 महीने पहले की, तो जब 6 महीने पहले एक ऐसा मार्केट में वातावरण बन गया था कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एज मिलने वाला कांग्रेस को एज मिल रही थी और बीजेपी कमजोर दिख रही थी। कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साह में नहीं था और एक तरह से कहना चाहिए कि नगरीय निकाय चुनाव हो चुके थे, पार्षद बन चुके थे। तो पहले ये होता था कि विधानसभा के चुनाव जो होते थे वो बाद में होते थे और नगरीय निकाय चुनाव पहले हो जाते थे। तो नगरीय निकाय चुनाव विधानसभा के चुनाव पहले होते थे और नगरीय निकाय के चुनाव बाद में होते थे। ये बड़ी मायने की बात है अगर आप इसको भी इस परिप्रेक्ष्य में रखें, जो कि तमाम राष्ट्रीय स्तर के एग्जिट पोल नहीं रखेंगे। मध्य प्रदेश में तो नगरीय निकाय के चुनाव में क्योंकि पार्षद का टिकट लेना है या हमारे को परफॉर्मेंस देना है, परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा कि तुम पंच बनोगे, सरपंच बनोगे या पार्षद बनोगे या महापौर बनोगे। तो आप विधानसभा के चुनाव में मेहनत कीजिए, आपका रिपोर्ट कार्ड। अब यहाँ क्या हो गया कि नगरीय निकाय के चुनाव तो हो चुके, पार्षद बन चुके, उसमें जितनी अदावत होना थी हो चुकी। अब विधानसभा में किसी कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने के लिए कोई आगे का जो एक कहना चाहिए ना वो उद्देश्य दिखाना या आगे की कोई अपॉर्चुनिटी मौके दिखाना अब इतना आसान तो रहा नहीं। तो पार्षद को समझ में आया होगा या कार्यकर्ताओं को कि हमारे हिसाब से अगर टिकट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम ना भी करें। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उत्साह आखिरी में नहीं बताया आप। लेकिन अरविंद जी ये जब मीडिया रिपोर्ट्स और सारी ये चीज़ें आने लगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज मिलने वाला है और इस तरह की संभावनाएं जताई जाने लगी कि 2023 में एक बार फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती है। हवाओं में ये बातें बहुत गर्मी से चली। पर क्यों? लेकिन आप मतलब इस चीज़ को समझिए कि जब ये चर्चाएं बहुत ज़्यादा हुई, मीडिया रिपोर्ट्स आई, तो भारतीय जनता पार्टी हाई कमान ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। हाँ, वो तो फिर कमबैक करना और मध्य प्रदेश की कमान अमित शाह जी ने संभाली, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर कई सभाएं की। अब ये तो देखना होगा, माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। ये पहली दफा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मध्य प्रदेश में विधानसभा में उतारा गया, अपनी ताकत दिखाई है। बिल्कुल। तो और मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्लान किया तो वो प्लान कहीं ना कहीं उनका सफल होता और कांग्रेस ने ये कहा कि ये घबरा गए हैं बिल्कुल और ये हार चुके हैं मानसिक रूप से, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया और बीजेपी ने उसी को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की, तो मोमेंटम लेने की कोशिश की। और कांग्रेस मेरे को ऐसा लगता है कि उस मोमेंटम को ताड़ नहीं पाई, बिल्कुल पहचान नहीं पाई, वरना वो भी काउंटर अटैक करते हैं। देखिए अगर आपको विपक्ष की जिम्मेदारी, इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है। हाँ अरविंद जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जितनी सभाएं हुई, क्या उसकी तुलना में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभाएं हुई? नहीं हुई, या फिर उनने क्या उतना प्रभाव डाला? यदि हुई भी तो सभाएं उतनी नहीं हो पाई। अगर हम बात करें और अन्य केंद्रीय नेता तो और कोई अट्रैक्शन का पार्ट इतना बड़ा है नहीं। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विधानसभा चुनाव में 160 से ज़्यादा सभाएं ली प्रदेश में।
वहीं कमलनाथ की बात करें तो वो 60 भी नहीं ले पाए। वो उसका कारण भी है, देखिए एज फैक्टर भी आता है, लोगों के सामने ये भी रहा। तो ये चीज़ें जो रहीं, ये कहीं ना कहीं इसका फायदा निश्चित तौर पर एज लेने में हुआ। एज लेने में ये हुआ। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके तर्क, यदि बीजेपी एज ले रही है या बीजेपी आगे है तो उसके पीछे कारण क्या है? बिल्कुल आपने अपने कारण बताए। मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर आप एग्जिट पोल पुराने देखें 2018, उसमें 1.5% वोट जो है सपाक्स के थे। बिल्कुल वो बीजेपी के ही वोट थे। जो सत्ता विरोधी रुझान जो बढ़ा, वो 1.5% वोट अगर उस समय बीजेपी को मिलता, सपाक्स जैसी कोई बात ना आती, एट्रोसिटी एक्ट जैसा कोई मामला ना आता, तो पहला बैरियर जो था वो उसको बीजेपी ब्रेक नहीं कर पाई थी और नतीजा मार्जिनल आप हार गए थे। क्योंकि अब वो सपाक्स तो है नहीं कहीं। अब वो सपाक्स का जो रुझान है वो किधर होगा? ये सपाक्स के चलते जो बहुत बड़ा सवर्ण वर्ग चला गया था सपाक्स में, वो अब किधर गया है? पहला। दूसरा, कहते ना बैरियर्स कौन से तोड़े? आदिवासी बेल्ट 48 सीटें, 47 से 48 सीटें, वो बिल्कुल परंपरागत रूप से हमेशा कांग्रेस का रहा, लेकिन बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है पिछले कई सालों में, वहाँ आरएसएस ने विशेष तौर पर। और वहाँ से फिर क्या हुआ कि आदिवासी बेल्ट का झुकाव कुछ कुछ बीजेपी की तरफ भी हुआ। अरविंद जी, टंटिया मामा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, क्या ये बैरियर टूटा? बिल्कुल, ये भी एक बात है ना कि आदिवासी का वोट बैंक जो कांग्रेस के पास रहता, वो भी बीजेपी के लिए एक बैरियर है। अब उसको तोड़ने के लिए मोदी आए, उन्होंने टंटिया मामा भील, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती और स्वयं एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना, इन तमाम चीज़। अच्छा, मोदी जब कोई बात बोलते हैं तो उनके विरोधी भी उसको सुनते हैं, वो उसको काउंटर अटैक करने के लिए सुनते हैं, अपनी नफरत का इजहार करने के लिए भी कई नेता सुनते हैं कि इसको कैसे हमको, और उनके समर्थक तो सुनते ही हैं। तो मोदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते उनकी बात को। तो यदि वो वहाँ से आदिवासी की बात कर गए, टंटिया मामा भील की बात कर गए और उसको एक सार्वजनिक सामाजिक उत्सव बनाया उन्होंने, और उस उत्सव में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी जनजाति के लोगों को भोपाल में महारैली करी और वहाँ पर आमंत्रित किया, क्या उसका प्रभाव पड़ा? प्रश्न यही है, एग्जिट पोल में क्या वो निकल के आया? तो दूसरा ये है कि क्या ये बैरियर जो पिछली बार आदिवासियों का बड़ी तादाद में कांग्रेस को वोट दे देना, क्या उसमें कमी लाने की जो कोशिश बीजेपी ने की, क्या वो उसमें कामयाब हुई? तीसरा बैरियर अगर आप कहें तो इसमें बहुत बड़ी बात करूं, कर्मचारियों का वोट अभी किसी ने देखा नहीं। बिल्कुल, कर्मचारियों का मेरा स्पष्ट मानना है कि बहुत बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी शायद इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओल्ड पेंशन स्कीम तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जिस तरह से मैं लगातार, क्योंकि आपको जानते हैं कि अपन लोग प्रशासनिक हलकों में भी जाके कई लोगों से बात करते हैं, कई तरह के कार्यक्रम हमने देखे, सरकारें आयोजित करती हैं, वहाँ पे भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी कई बार देखा मैंने, कहा वो जो सरकारी उपक्रम के लोग हैं उनको दी जाती है। अरे वो कार्यकर्ताओं को दी जानी चाहिए, जो चीज़ कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आज भर रहे हो आप, वो जब आपके विभिन्न कार्यक्रम होते हैं सरकारी स्तर पे, उस समय आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज़्यादा पब्लिक को, नई पब्लिक को और नए लोगों को जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर कमोबेश भाई आप एक सरकारी कर्मचारी से बोलेंगे कि आप भीड़ इकट्ठी करें या कि इस तरह की कोई बात करें या कितनी पब्लिक आएगी, या यदि आप उन पे छोड़ दें गवर्नमेंट सेक्टर पे, तो वो तो रिपीट होंगे आने वाले, जितने भी सामने बैठे हैं वो रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि वो उनका तो अपना एक दायरा है, सीमित दायरा, उसी में से लेके आएंगे। कार्यकर्ताओं का तो असीमित दायरा है। तो मैं ये तो उसके चलते जो एक प्रेशर आता था, मैंने ये देखा कार्य पद्धति के दौरान, लोगों से सुना, तो वो कहते हैं हम यही काम करते रहेंगे कि दूसरे काम भी हैं, पेंडिंग काम भी है, तमाम तरह का एक दबाव। ओवरऑल एक कहना चाहिए वहाँ, और ओल्ड पेंशन स्कीम है ही, और तमाम तरह के उसको भी साधने की कोशिश आखिरी में की गई। तमाम तरह की आपने रोजगार के माध्यम से नौकरियां और उसके अलावा उसमें आरक्षण, तमाम बातें आपने कोशिश की है, ताकि कहीं ना कहीं आपको एहसास था कि कर्मचारी वर्ग नाराज़ हो रहा है। तो अच्छा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर के, उनको तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, और वो तो नीतियों पे चलते हैं। तो क्या ये बैरियर और लाडली बहना, जिसे हम कहते हैं गेम चेंजर, बिल्कुल बड़ी तादाद में महिलाओं का आके वोटिंग कर, अरविंद जी, तो क्या ये लाडली बहना भी बैरियर, जो गड्ढा कहना चाहिए, जगह जगह से जो गड्ढा हुआ बीजेपी का, उसको क्या लाडली बहना ने भरने की कोशिश की कि लाइए भैया का कर्ज चुकाएं या भैया का मान रखें, ऐसा कुछ हुआ क्या? तो और वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न जो आय वर्ग के परिवार हैं, उसमें क्या उसका प्रभाव पड़ा? अगर ये सब कुछ पॉजिटिव गया होगा तो फिर वो लैंडस्लाइड विक्ट्री वाली जो बात एग्जिट पोल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी। बिल्कुल, बीजेपी में हेमंत विश्व शर्मा आ जाए तो उनका एक अलग ही फॉलोइंग है, योगी आदित्यनाथ आ जाए तो भीड़ पहुंच जाती है।
अमित शाह आ जाएं तो शून्य पहुंच जाएंगे लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाएं तो 80 सभाएं उनने करी हैं। उन्होंने भी कमिटमेंट लिया कि मुझे अगर बीजेपी ने मेरे ऊपर भरोसा किया तो मैं भी मेहनत करूं। चंबल के क्षेत्र में उनको भी चुनौती थी तो उनको भी लगा दिया गया। उनने देखा कि तमाम सांसदों को उतार दिया गया, तमाम दिग्गज नेताओं को उतार दिया गया, तो उनकी भी मेहनत बढ़ाना पड़ी उनको। तो सारे नेता जितने भी थे वो सब मेहनत करते हुए नजर तो आए। अब जनता पे उनका कितना प्रभाव पड़ा होगा। अब इसके मुकाबले मेरे को तो अकेले कमलनाथ जी दिख रहे थे। कांग्रेस में अकेला कमलनाथ डटे हुए थे सामने। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे, बिल्कुल। जनता के सामने तो कमलनाथ रणनीति, क्योंकि दिग्विजय सिंह का अपने कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के नेताओं पर एक अच्छा प्रभाव है, वो उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जनता के बीच में कमोवेश कई जगह आलोचनाओं के पात्र बनते हैं, इसलिए वो कमलनाथ आगे रहे। लेकिन उसमें भी कपड़ा फाड़ वाली बात आ गई सामने, वो फिर उसी पे सफाई देते फिरे दोनों, तो वो एक हास्यास्पद स्थिति बनी थी। तो जनता ने वो भी देखा है। आजकल सोशल मीडिया में क्या छुपा रहता है, सब कुछ देखा जाता है। लेकिन बात वही है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति रही है। ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, किसान, क्या किसान खुश है 4,000 रुपये मामा के ज़्यादा दे देने से? ये तमाम बातें हैं। यदि इसका उत्तर हाँ है और आगे के सपने दिखाएं। अरविंद जी, अब एक बात मैं और बताता हूँ। जो एग्जिट पोल होते हैं, एग्जिट पोल में चैनल्स सी वोटर्स के जरिए अपने तरह से वो अपना एक आकलन करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट देती है। वो तो निश्चित, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मायने रखती है। और अगर हम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की बात करें तो इलेक्शन के बाद, मतलब अगर सूत्रों की माने तो इंटेलिजेंस ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें मध्य प्रदेश में 122 से 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जीतने का आकलन इंटेलिजेंस भी दे चुकी है। अच्छा, इसमें भी एक मज़ेदार बात है। अभी कमलनाथ जी का मीडिया में और सम्मानित मीडिया क्षेत्र में प्रसारण हुआ, उसमें देखा कि उनका साफ कहना है कि ये एग्जिट पोल जो हैं ये सरकारी तंत्र को दबाव में लाने का नतीजा है। हाँ। ये सरकारी तंत्र दबाव में रहे वोटिंग के दिन, हाँ, मतलब गिनती मतगणना के दिन, और उनको एक तरह का ये एग्जिट पोल से इशारा कर दिया गया है कि थोड़ा दबाव महसूस करें अब आप। तो ये जो आपने कहा इंटेलिजेंस, लेकिन हाँ 2018 में भी इंटेलिजेंस की बात आई थी। और 2018 में जब सब कह रहे थे कि तमाम सपाक्स के बावजूद, एट्रोसिटी एक्ट के बावजूद सवर्ण वर्ग भी नाराज हो चुका है, अभी करणी सेना की बात आ गई है यहाँ पे नाराजगी में, तो वो उसको भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं। लेकिन सपाक्स का एक बहुत बड़ा मंच था वो, और उसके अंदर तमाम सवर्ण जातियाँ शामिल थी, अकेली करणी सेना ही अकेली नहीं, हाँ, तमाम। और उन सब ने मिलकर सत्ता विरोधी रुझान की तरफ वो चले गए थे, और जिसके चलते खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा निश्चित तौर पर। अब वो स्थिति नहीं है। तो अब आपने जो बात बड़ी अच्छी बोली है, और कि इंटेलिजेंस, तो 2018 में भी जब हम कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आ सकती है, क्योंकि ऐसी एंटी इनकम्बेंसी ऐसी तो नहीं दिख रही थी उस समय, क्योंकि, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी माइंडेड लोग से जब हम, तो इंटेलिजेंस मान नहीं रहा था, वो कह रहा था नहीं सरकार तो कांग्रेस की आ रही है। लेकिन देखिए वो कह रहा है कांग्रेस इतने नॉमिनल, मतलब पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला था कांग्रेस को, तो इंटेलिजेंस ने कहा था नहीं पूर्ण बहुमत नहीं, वो उसके करीब करीब रहेगी और आएगी, ये निश्चित तौर पर वो बात सामने आई। तो पिछला 2018 के संदर्भ में जो एग्जिट पोल था मध्य प्रदेश के संदर्भ, वो सही साबित हुआ था। और छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन बीजेपी की इतनी बुरी हालत होगी ये एग्जिट पोल ने 2018 में नहीं बताया था। बिल्कुल 18 सीटें मात्र। राजस्थान में एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार तो बनेगी 2018 में, लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे कि बीजेपी मतलब टक्कर में रहेगी। मतलब देखिए एक बात और देखिए दिलीप जी, जब जब कांग्रेस सत्ता में आई तो बहुत बड़े पैमाने पर आंधी तूफान की तरह से नहीं आई, छत्तीसगढ़ में आई बिल्कुल, लेकिन राजस्थान में नहीं आई। लेकिन बीजेपी जब राजस्थान में आई तो कहाँ ले गई, 163 सीटों तक। 21 सीटों पे एक समय पे कांग्रेस सिमट के रह गई थी विपक्ष में। तो एक मजबूत विपक्ष भी कांग्रेस को बनने नहीं देती जनता, और एक ताबड़तोड़ विक्ट्री दे देती है बीजेपी को। लेकिन पता नहीं बीजेपी हमेशा, क्योंकि विपक्ष में मजबूती से रही है सालों साल से, जनसंघ के समय से, तो ऐसा कुछ हो जाता है कि जनता जब भारतीय जनता पार्टी को बागडोर देती विपक्ष की, तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में दे देती है। तो यहाँ पर भी 109 सीटों के साथ विपक्ष में थी, वहाँ 75 या 73 सीटों के साथ विपक्ष में थी, कहाँ 200 सीटों वाली राजस्थान में। और हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक छोटा
सर वहाँ पर आप बहुत आसानी से नहीं कह सकते 1000-1500 में जीत हार हो जाती है, इस पार या उस पार, तो अभी भी ऐसे ही कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर भी एक छोटे राज्य में ज़रूर वो बहुत कमज़ोर आई। और ऐसे अधिकतर जगह मैंने देखा कि राजस्थान में जब बीजेपी जीती तो कहाँ जाके जीती, और कांग्रेस जीती तो कहाँ जाके जीती, इसका भी इतिहास निकालना चाहिए। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद एक बार जब कांग्रेस आई 15 साल के बाद भी, तो भी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई। तो आप ये कहते हैं कि एकदम उनके पक्ष में जबरदस्त रुझान हो जाता है, तो ये तो उस वक्त भी नहीं हुआ जब वो सत्ता में आई। ये और अब ऐसा देखिए, ये चीजें होती हैं अरविंद जी तब जब कोई लहर चलती है। अभी और, तो कोई लहर और नहीं। ऐसी कोई लहर ना 18 में देखने को मिली और ना ही 23 में देखने को मिली। उसका रीजन है, विकास का जब मुद्दा होता है तो विकास का मुद्दा लहर नहीं बना पाता। बिल्कुल नहीं। विकास का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कहते हैं ना कि कितना भी दे दो मन नहीं भरता। बिल्कुल। तो अब यही रात नहीं, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो विकास के मुद्दे से ज़्यादा वो कहते हैं ना रेवड़ी बांटना, वो सिस्टम बहुत ज़्यादा चला। रेवड़ी बांटना तो एक मैंने कहा है, इसके ऊपर तो एक अलग से चिंतन मनन मंथन सब बुद्धिजीवियों को बैठ के और तमाम जनता को बैठ के करना चाहिए, क्योंकि ये एक ये ट्रेंड अच्छा ट्रेंड नहीं। और एक दल ने नहीं, अगर शिवराज सिंह सरकार अगर लाडली बहना योजना लाई है और लाडली बहना योजना के तहत उसने महिलाओं को 1000 रुपये देना शुरू किए, फिर 1250 किए, वो तो 3000 तक और का सपना देखा। और रही बात जब कांग्रेस के लीडर्स इनकी इस ऐसी योजनाओं को, लाडली बहना जैसी योजनाओं को अगर ये कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप भी तो इसी तरीके की योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं। अभी मैं आपको, कांग्रेस ने 1500 रुपए की घोषणा की, तो उनके घोषणा पत्र में भी इसी तरीके के लोग लुभावना कर्नाटक में क्या करा है आपने? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार के चुनाव में ज़्यादातर जो लोक लुभावन सपने हैं वो क्यों होता है? अभी मैं पढ़ रहा था कि लोक लुभावन जनता या पार्टियां लोक लुभावन तरीकों की तरफ क्यों जाती है। प्रश्न, मैं कपिल सिब्बल से कई मामलों में मेरे मतभेद है, मैं कोई बहुत अच्छा उनको लीडर नहीं मानता और उनके स्टैंड को कई बार हम लोग क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, लेकिन एक बात अभी उन्होंने एक लेख में लिखी और वो बात मुझे समझ में आई। वो ये बात समझ में आई कि जब नेता पार्टियां आम सुविधाओं को जनता की समय से पूरा नहीं कर पाती, संतुष्ट नहीं कर पाती, या उनको कहीं ना कहीं नैतिक साहस नहीं होता उनके अंदर, उनको खुद को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमको जैसा बोला था हम वैसा नहीं कर पाए हैं, तो कहीं जनता नाराज़ ना हो जाए, ये भय और डंके की चोट। जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम ये निश्चित तौर पे मैं कहूँगा, कोई कुछ भी कहे, भक्त कहे, गोदी कहे, मोदी कहे, जो कहना कहे, मैं उनकी कुछ बातों की बहुत तारीफ़ करता हूँ, खुल के करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि वो स्टैंड जो रहता है उनका, वो स्टैंड पे कई बार वो साहसिक होता है इस बात की चिंता किए बगैर कि इसका क्या परिणाम होगा। हालांकि किसान आंदोलन में वो पीछे बैकफुट पर गए, वो वहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि वो मेरे को तो ठीक नहीं लगा उनका इस तरह से बैकफुट पे जाना, मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है, लेकिन वो कई जगहों पर स्टैंड लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो एक वो नैतिक साहस जो होता है ना कि मैं इसको लेके बीच में जाऊँगा, तो आप देखिए 2024 अभी से लिख के रख लीजिए, वो 2024 में रिपीट होंगे। तो ये जो एक बात है विधानसभा के तौर पे नेताओं में ये बात क्यों नहीं आती, तो फिर वो लोक लुभावन, फ्री की रेवड़ी वहाँ जाते हैं। और ये कपिल सिब्बल की बात मुझे समझ में आई कि अगर आप कोई मूलभूत सुविधाओं को, कई ऐसी सामान्य सुविधाओं को जनता तक सही तरीके से सहज रूप से जब नहीं पहुँचा पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते, तो फिर आप डर के साथ जाते हो और रेवड़ियों की तरफ चले जाते। बिल्कुल। फिर आप उस समय आपको बड़ा शॉर्टकट रास्ता वही दिखता है, 6 फीट के वो कहते हैं ना कुआं, उसी में आप कूदते हो। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। और कुछ अब अरविंद जी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अब अगर हम अपने निष्कर्ष की बात करें, हाँ, आप देवास के निष्कर्ष की बात, क्योंकि एग्जिट पोल में, हाँ एक बात में दर्शक आप बिल्कुल विस्तार से बोलिएगा, मैं उस बात को यहाँ ख़त्म कर दूँ कि मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उस पर हमारा ये कहना, नहीं तो आप बोलेंगे अपनी बात तो कहो, उस पर हमारा ये कहना है कि एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के एक सूरत में आप ये एनालिसिस करिए सही साबित होंगे। बीजेपी को यदि एज मिल रही है, हमने पहले भी कहा है बीजेपी एज मिल चुकी, हमारे कार्यक्रमों में हमने कहा कि बीजेपी को एज है, हमने मतदान वाले दिन और उसके पहले भी कह दिया, मतदान वाले दिन भी हम लोगों ने ओपिनियन पोल के समय पे भी अगर आप पीछे जाएंगे तो हमने कहा था कि बीजेपी को एज है,
एज है, ये हमने कहा था। उसके पीछे कारण यही है, लाडली बहना एक गेम चेंजर, और फिर वो हुआ मतदान वाले दिन बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं का वोट का बढ़ जाना, और ऐसे एरिया में बढ़ जाना जहाँ पर निम्न आय वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। और फिर मामा का चिंता ना करो और भाई दूज के दिन भाई का ख्याल रखने वाली बातें, उसी दिन मतदान भी था, और तमाम बातें उसमें उस समय इमोशनल हुई। और दूसरा परसेंटेज जो वोटिंग का रहा वो कमोबेश 2018 इतना रहा, आधा % का अंतर रहा। कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सत्ता विरोधी रुझान होता है तो परसेंटेज को और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी पिटारे में अब चीज़ें बंद हो चुकी है, देखते हैं। और तर्क इतना ही रहा है कि जो महापौल गया है बीजेपी की तरफ मध्य प्रदेश में, उसके पीछे कारण ये रहा कि कांग्रेस लगातार एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका जो अदा करना थी वो ना करते हुए, क्योंकि जिस तरह से एक मजबूत मुद्दों को आपने 50% कमीशन का मुद्दा लाए, आप क्या उसको जनता तक पहुंचा पाए? क्या आप साबित कर पाए कि ये 50% का जो मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है और उसको हम लेके जा रहे हैं? प्रियंका गांधी जी आई, उन्होंने अपनी बात कही, कार्यकर्ताओं ने उसका समर्थन किया। एक समय के बाद वो कहाँ जनता के बीच में पहुंच पाया, कितना पहुंच पाया, मैंने तो किसी को बात करते उस पर सुना नहीं, जबकि आप उसको भुना सकते थे। ऐसे कई मुद्दे थे जिसको कि आप व्यापम जैसे मुद्दे को भी आप बहुत लंबे समय तक ले जा सकते थे कि हाँ जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक नहीं लेके गए। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पे बहुत प्रखर विरोध जो करना चाहिए गांव गांव गली गली, किसानों की बात को लेकर आप ही कहीं ना कहीं बैकफुट पे थे, क्योंकि आप कर्जा माफ़ी को लेकर कई तरह की उंगलियां आप पे आक्रामक होकर स्वयं बीजेपी उठा रही थी। तो क्या आपका एक नया सपना लेके किसानों के बीच में गए, और क्या जो 15 महीने के बीच में जो कारण बन गए, पूरी तादाद में आप कर्ज माफ़ी नहीं दे पाए, उसका क्या सफाई सही तरीके से दे पाए? ये तमाम चीज़ें कांग्रेस को करना थी। अगर उन्होंने की होगी तो वो बिल्कुल मैदान में अच्छे खासी टक्कर में है, और नहीं तो ये मानना होगा कि बीजेपी के लगातार कमज़ोर होते जाने के इंतजार के चलते सत्ता पाने की लालसा बिल्कुल उनके अंदर ज़्यादा बलवती थी। तो अभी ये तमाम बातें और लाडली बहना के चलते, और विकास कार्य तो हुए हैं, सड़कों का जाल भी बिछाया, तमाम तरह के विकास कार्य लोगों ने देखे, लेकिन वो विकास कार्य जो आपने किए वो किया, अब नया क्या? जनता तो नए चुनाव में नई बात चाहती है। ये तो हो चुका, आगे का बताओ। मतलब अब आपको नए सिरे से जब सत्ता में आओगे तो नए सिरे से भी तो सारी बातें करेंगे। तो आगे की बातों को लेके क्या बीजेपी ने देखिए, खाते में पैसे चले जाना और पैसे आएंगे बोलना, दोनों में अंतर है। तो क्या इसने कमाल किया है? तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यदि मध्य प्रदेश में आगे है तो उसके पीछे कुछ खास कारण ये हैं। और कांग्रेस जो है वो अपने स्थानीय स्तर पर अपने स्थानीय विधायक की छवि के आधार पर लड़ी है। एक कमलनाथ और छवि उस क्षेत्र के विधायक की क्या रही है, उसका व्यवहार क्या रहा है, किस तरह से उसने अपने बेल्ट में काम किया है, जनता उसको व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हुए वोट दे देती है। और ऐसे उम्मीदवारों की तादाद यदि बढ़ी है तो फिर कांग्रेस हमको लगता है अपने दम पे वहाँ का विधायक आएगा, किसी और के दम पे नहीं आएगा। बिल्कुल कांग्रेस में ये बात तो तय है। और बीजेपी में मोदी का भी सपोर्ट मिल रहा है, अमित शाह का भी सपोर्ट मिल रहा है, हेमंत विश्व शर्मा भी आके दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी दे रहे हैं, शिवराज भी जा रहे हैं, और संघ तो है ही। इतने लोग एक कार्यकर्ता एक उम्मीदवार के पीछे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के पीछे ऐसा लगता है कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता और वो स्वयं और कमलनाथ जी का नाम, बस। और इसको लेकर अगर कांग्रेस आ जाती है तो स्वागत है उनका भी, लोकतंत्र है। मैं तो यही कहूँगा कि जो एनालिसिस हैं और इस पर जब गहन मंथन हुए तो मैं तो अरविंद जी, अगर मैं व्यक्तिगत मेरी बात करूं तो मैं इन एग्जिट पोल और पोल के महापोल से सहमत हूं। मैं भी ये मान रहा हूं, जिस तरह से लोगों से बात की है, और जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा में हमने जिक्र किया था कि चंबल, बुंदेलखंड, वो सब जगह इन क्षेत्रों में चंबल में बीजेपी गेन कर रही है, लेकिन कांग्रेस को डिफीट नहीं कर रही। हाँ, तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं, तमाम सारे जो आकलन हैं, और जितना जो वरिष्ठ पत्रकारों की जो चर्चाएं हो रही हैं, इन सारी चीज़ों का निचोड़ की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। आपका बिल कहना भी यही है और तमाम एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे हैं। और मैं अब चलिए देवास जिले की बात कर लें, बात लंबी हो रही है दर्शकों, लेकिन कहते हैं ना, यही रात अंतिम और यही रात बाकी। आपने सुना है ये बात, ये गीत है और वही गीत यहाँ पर मौजूद है, यही रात अंतिम यही रात बाकी। तो पूरी बात सुन लीजिए दिलीप जी से, देवास जिला क्या कहता है। अरविंद जी,
देवास जिले में जैसा कि माना जाता है और माना जा रहा था कि देवास में जैसा कि हमेशा होता है 4-1 या 3-2 चर्चाएं कुछ शुरुआती दौर में इसी तरह की चल रही थी। फिर जब हमने बात की आप तो गए भी, पांचों विधानसभा, आप तो गए भी हो ना, बिल्कुल सब जगह। पांचों विधानसभाओं में जहाँ जहाँ भी बात की, जहाँ जहाँ हमने अपने पत्रकार साथियों से, लोगों से, तमाम तरीके के कुछ राजनीतिक लोगों से, इनसे जब चर्चाएं की तो जो बातें निकल कर आई, तो अब हम बात कर लेते हैं विधानसभावार। खातेगांव की हम बात करते हैं तो खातेगांव में दीपक जोशी और आशीष शर्मा के बीच में चुनावी मुकाबला था। दीपक जोशी चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र हैं, कैलाश जोशी जी भाजपा में रहे हैं और अब दीपक जोशी जी कांग्रेस से वहीं चुनाव लड़ने गए हैं, तो वहाँ जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का ये मानना था कि कैलाश जोशी जी अपनी ताउम्र भाजपा में रहे और उन्होंने हमेशा पार्टी के प्रति निष्ठा सिखाई, तो अब उनके बेटे अगर किसी दूसरी पार्टी में चले गए तो हम क्यों जाएंगे। मतलब जो कैलाश जोशी जी के अनन्य भक्त कहना चाहिए उन लोगों, बिल्कुल उन लोगों का भी ये मानना था कि जोशी जी ने तो भाजपा में आदिवासियों में भी ये बात कही थी, अच्छी पेट थी उनकी। एक ये फैक्टर जो था कि उस चीज़ को लेकर, दूसरा कि दीपक जोशी ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे खातेगांव से चुनाव लड़ना चाहते थे जब वो भाजपा में थे, और जब से टिकट मांगते रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं ये था कि खातेगांव विधानसभा में ब्राह्मण बाहुल्य है तो ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे वो चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने जब उन्हें लड़ाया तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक थे वहाँ से आशीष शर्मा, वो भी ब्राह्मण थे, तो जो ब्राह्मण मतदाता हैं जो पिछले 10 सालों से आशीष शर्मा को वोट देते आ रहे हैं, तो स्थानीय मुद्दा तो लिया जाएगा। वो सिर्फ दीपक जोशी के लिए पाला क्यों बदलेंगे भाई? हाँ, वो करिश्मा या तो फिर जाहिर करें, क्यों बदलेंगे? एक तो कांग्रेस से हैं और ऊपर से फिर जब नहीं, मेरी कुछ ब्राह्मणों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर हम भाई आशीष शर्मा भी तो ब्राह्मण समाज से हैं, वो तो है। और अगर वो ये कहते हैं कि भाई मैं सामाजिक स्तर पर वोट मांग रहा हूँ तो सामाजिक स्तर पर वो भी हैं भी, और वो तो फिर उनके घर का लड़का है ना। और पिछले 10 साल से हम उनको वोट दे रहे हैं। हाँ, और ये बाहर से आए हैं और सम्मानित हैं, बिल्कुल। तो वो तमाम सारी चीज़ें। और दूसरा, जैसा कि आपने बताया, आदिवासी, तो ये तमाम सारी चीज़ें। और दीपक जोशी को जब टिकट मिला था तो वहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने ही उनका पुरजोर विरोध कर दिया था और बाहरी को नहीं झेलेंगे ऐसे पोस्टर्स लग गए थे, तमाम तरीके की चीज़ें हुई। तो इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम खातेगांव विधानसभा की बात करें तो वहाँ से इस 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एज है और भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा जीत सकते हैं चुनाव। ठीक है, उसके पीछे आपने कारण गिना दिए। ब्राह्मण वोट बैंक का एक बहुत बड़ा अंतर था कि भाई ब्राह्मण वोट अगर जिधर चला जाए, क्योंकि देखिए ब्राह्मण बेल्ट के अलावा सारी जातियां तो फ्री हैं, किसी को भी दें। बिल्कुल, धर्म संकट तो ब्राह्मणों में और कहते हैं काफी बड़ी तादाद में ब्राह्मण। अच्छा, उसमें सामाजिक, क्या अब हमको इधर जाना है या इधर जाना है, हालांकि उनको इस बात से चिंता नहीं थी कि हम जाएंगे तो वोट तो सामाजिक पर वो हाँ सामाजिक समीकरण में मैंने बताया ब्राह्मणों का, लेकिन ऐसा ही सामाजिक समीकरण में अगर हम जाट की बात करें, वहाँ एक बड़ा वर्ग जाट समाज से भी है ना। और जाट समाज से कांग्रेस के पिछली बार ओम पटेल चुनाव लड़े थे, इस बार टिकट नहीं मिला, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, दावेदारी में हो सकती है। मनीष चौधरी जाट समाज से हैं, वहाँ से दावेदार थे। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। तो जाट समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से जाट समाज का 60 और 40 में रेसो हो गया होता। अब बात की जाए, और ऐसे ही यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ओम पटेल को टिकट ना देना, और वो वजनदार थे, कोई बहुत ज्यादा वोट से नहीं हारे थे पिछली बार, 7-8 हज़ार का मतदान था, कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। इस बार अगर वो 4-5 साल अगर मेहनत कर रहे हो और इस उम्मीद में कि मुझे अगली बार फिर मौका मिलेगा,
और उन्हें 4-5 साल अगर अच्छी खासी मेहनत की होगी तो निश्चित तौर पर घर घर तो पहुँचे होंगे। बिल्कुल। तो उसका भी असर पड़ सकता है। तो ये हो गई खातेगांव की। अब हम बात करते हैं बागली की। तो बागली में जो पूर्व में विधायक थे पहाड़ सिंह कन्नौजिया, भारतीय जनता पार्टी से मैं थे। इंटरप्ट कर रहा हूँ। बागली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा बीजेपी रही है, बहुत कम मतों से। एक बार श्याम होलानी एक ही बार जीते मेरा जहाँ तक आंकलन। यस, हाँ। तो वो बागली तो जिसका इतिहास ही बीजेपी से जुड़ा है, एक आदिवासी बेल्ट होने के बावजूद भी। तो वहाँ तमाम सारी एंटी इनकम्बेंसी थी पहाड़ सिंह कन्नौजिया को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ, लेकिन वहाँ लोग कहते हैं, दिलीप जी इस पर भी प्रकाश डालिए, इसी संदर्भ में कह रहा हूँ कि पहाड़ सिंह कन्नौजिया का टिकट तो हटा के, और एक तरह से घंटी बज चुकी थी नेतृत्व को, तो उनको वहाँ से हटाया गया। लेकिन जो दूसरे बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी सामने वाला जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा स्थानीय तौर पे पहचाना जाता है, जो कांग्रेसी उम्मीदवार हैं, भोसले जी, वो और सहज भी बहुत हैं। बिल्कुल। उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग कहते हैं। तो बागली में अगर व्यक्तित्व की बात कहें तो वो कोई कम नहीं बैठता, वो व्यक्तित्व नम्र व्यक्तित्व है, और वहीं के लोगों के बीच में सक्रिय है, जान पहचान है। उनके मुकाबले ये अधिकतर बाहर रहे हैं। लेकिन तो अच्छा, लेकिन ये सरस्वती शिशु मंदिर के चूंकि प्राचार्य रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, और ये संघ में प्रचारक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चूंकि अगर कोई स्कूल का शिक्षक होता है तो उसका मान सम्मान वैसे भी रहता है। और मुरली वोहरा जो हैं वो बाहर रहे जरूर हैं लंबे समय तक, पर हैं वो भी क्षेत्रीय। तो और दूसरी बात, सबसे क्षेत्रीय होना और पहचान बनाए रखना दोनों में अंतर है। पर फिर चूंकि वो संघ से जुड़े रहे हैं, तो संघ ने वहाँ पर जो काम किया, हाँ, ये आप कह रहे हैं, संघ ने वहाँ जिस तरीके से काम किया है, तो उस तरह से ये माना जा रहा है कि बागली भी। पर मेरी एक बात सुनिए, बिल्कुल। अब ये आपकी बात कही, आपने भी बात की लोगों से, मैंने भी बात की। संघ ने वहाँ पे काम किया है, संघ के उम्मीदवार के तौर पर उनको आगे बढ़ाया गया था, और संघ ने बहुत मेहनत भी की होगी निश्चित तौर पर अपने व्यक्ति को संघ आगे रखने के लिए और उनको विजयी बनाने के लिए बूथ स्तर पे भी तगड़े प्रयास करता है। लेकिन जो कार्यकर्ता इतने सालों से सत्ता के साथ घूम रहा है, अब संघ आ जाए और उनके पदाधिकारी आ जाएं, और वो क्योंकि उनका एक विशिष्ट तरीका है संघ का काम करने का, बड़ा अनुशासित, उसमें वो स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, बड़े स्पष्टवादी भी रहते हैं। वो कार्यकर्ता सत्ता में रहते एक लचीला हो चुका होता है, बड़ा डिप्लोमेटिक हो चुका होता है, उसको कई बार सीधी सीधी बातें समझ में नहीं आती, तो वो फिर थोड़ा सा अनुत्साहित होकर एक तरफ बैठ जाता है। क्योंकि अब आपने ले लिया, उसके भी कई तमाम सपने थे कि मेरा आदमी जीतेगा और हमारे व्यक्ति जीतेंगे तो हम उनसे ये काम करवा लेंगे, वो उनसे ज़्यादा खुले हुए थे। तो कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी बनाए रखना बहुत बड़ी बात थी बागली में। और कार्यकर्ता, हो सकता है कि संघ के कार्यकर्ता और संघ के लोग आगे आ गए हों, तो कार्यकर्ता उतने तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर भी मेरी जो अंदरूनी बात, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो उनने वाला कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक कार्यकर्ताओं के उत्साह पे, या कहना चाहिए फ़र्क तो पड़ा है वहाँ पे। होता भी ऐसे ही है कि भाई बाहर की टीम आ गई और हमें सिखाएगी, ये आप और हम भी ऐसी बात करते हैं। और बागली एक ऐसी विधानसभा है जहाँ दीपक जोशी का प्रभाव भी है। दीपक जोशी, लेकिन दीपक जोशी बहुत अच्छे सबसे बड़ी बात से कभी जीते हो ऐसा। पर दीपक जोशी, सबसे बड़ी बात ये कि दीपक जोशी जो है बागली में, पर वो तो वहीं पे बागली में मेहनत ही नहीं कर पाए, वो तो वहीं पे बागली में मेहनत ही नहीं कर पाए। वो पूरे समय अपनी सीट देखेंगे कि यहाँ की देखेंगे, उनके लिए तो इज्जत दांव पे थी, उनकी राजनीतिक इज्जत में कह सकता हूं, तो ऐसे तो बहुत इज्जत। इन तमाम हालातों को देखते हुए बागली में भी अगर हम एज की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बागली जी, चलिए आपका ये आकलन भी समझ में आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एज नहीं है, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ चुनौतियाँ क्या हैं, क्या उन चुनौतियों को पार किया। अब ये तो वहाँ की जनता निर्णय कर लेगी, कमेंट्स में बतला देगी कि वो चुनौतियाँ पार हुई या नहीं हुई, लेकिन आपके हिसाब से वो जीत रहे हैं, ठीक है। टाइम्स एमपी का अपना आकलन है, बिल्कुल। और ये है हाटपिपलिया लगा हुआ, बिल्कुल। अब अगर हम बात हाटपिपलिया की करते हैं तो अरविंद जी, हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 35-40 गाँव में गया हूँ, और हाटपिपलिया का मुकाबला बहुत सहज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत कांटे की टक्कर है हाटपिपलिया में, बिल्कुल है। क्योंकि कांग्रेस ने जो राजवीर सिंह बघेल को टिकट दिया, पिछली बार भी उनको ही दिया, पिछली बार भी वो लड़े थे, हाँ, और वो लगातार। पर मेरा ये कहना, एक सवाल है मेरा हाटपिपलिया को लेकर,
जब दल बदल करके ये कहते हैं ना कि दल बदल विश्वासघाती, तो मेरा बार बार ये सवाल आता है कि उपचुनाव में फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो भी लोग गए थे बागी होके कांग्रेस से, वो जो आपस चुनाव में लड़े, तो फिर जनता ने उनको सबक क्यों नहीं सिखाया? सबक सिखाना तो वहीं सिखा देते, क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि आपके 15 महीने का कार्यकाल सामने। बिल्कुल। अब आपके तो नहीं, वो तो सत्ता का ये मैं मानता मनोज नहीं चौधरी का तो यही कहना था ना। मनोज चौधरी ने तो उस समय स्पष्ट किया था कि हम कमलनाथ जी के पास जाते थे काम करने, को लेकर, तो उनका ये कहना था कि चलो चलो अभी नहीं है, बजट नहीं है। तो वो निश्चित तौर पर, और बागली में मतलब हाटविले विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो राजवीर सिंह लगातार 5 सालों से मेहनत करते आए हैं और वहाँ घमासान बहुत ज़्यादा अब होगा है। काटे की टक्कर है। क्या कांग्रेस और कांग्रेस हो गई क्या? और वहाँ अभी लगातार बात चल रही थी नहीं, अभी अगर हम हाटपिपलिया की बात हाँ, हाटपिपलिया में भी तो काम करेगी ना राजपूतों के। तो हाँ, अब हाटपिपलिया में राजपूत समाज का जो वोट बैंक है, सामाजिक समीकरण की बात करें तो राजपूत वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं राजवीर सिंह बघेल के फेवर में, क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन तो अगर जनता ने, अगर हम बात विकास की करते हैं तो मनोज चौधरी ने इस 5 साल के कार्यकाल में वहाँ बहुत काम किए हैं अरविंद जी। ये तो खैर देखिए, काम किया होगा तो जमीन पे दिखेगा। उन्होंने बहुत काम किया है। बात तो है नहीं। उन्होंने वहाँ जो, अगर हम बात करते हैं अपना इंदौर भोपाल हाईवे से जो चापड़ा रोड, वो जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो सड़क, बिल्कुल, जो दीपक जोशी के लिए नाराजगी का सबब बना था, वो क्या पूरा हुआ? वो सड़क बन चुकी है वहाँ। मैं नहीं गया हूँ दर्शकों, इसलिए मैं बिल्कुल हवा में बात नहीं करूंगा, इन्हीं से पूछूंगा। और बड़े 3-4 ब्रिज बन चुके हैं। अच्छा, वहाँ काम मनोज चौधरी ने बहुत किया है। तो अगर हम वहाँ, हमने जब लोगों से बात की तो एक सही नतीजे पर पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि भाई मनोज ने काम तो किए हैं, पर अब वही वाली बात है। हाँ। किए हैं, वो पास्ट हो गया, नहीं किए, फ्यूचर में क्या करोगे? इसी कार्यकाल बताओ भाई, आपने किया है तो आपको जिताया, आपने किया, अब आप वापस आए जनता की अदालत में, तो आगे का बताओ। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, लाडली बहना का फैक्टर वहाँ पर भी चला, वो तो सभी जगह चला। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे ज़्यादा जिले में सबसे ज़्यादा मतदान, 86% मतदान भी हाटपिपलिया क्षेत्र में। ये अपने आप में एक फैक्टर आपने बताया। 86% का मतलब होता है कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को जैसे देवास में निकाल के लाने की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। भर भर के वोट गए हैं। अब ये इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने लोग निकल गए हैं। हाँ। तो उसमें वार्ड वाइज विश्लेषण करना पड़ेगा कि किस बेल्ट में कौन सी जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सेंधव हैं, पाटीदार हैं जो इफेक्टिव हैं, सेंधव हैं, पाटीदार हैं, और आपके खाती और राजपूत 4, और उसके साथ साथ जाट भी होंगे। पाटीदार तो हैं, जाट भी होंगे, जाट तो ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ। चलिए, तो ये 4 तो मुख्य हैं, और इसके अलावा फिर उच्च आय वर्ग, आदिवासी, उच्च आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, क्योंकि अब तो ये भी लिखो आप, उच्च आय वर्ग अपना व्यापारी वर्ग, वो कांग्रेस से कितना खुश है या बीजेपी से कितना खुश है उसके आधार पर वोट देगा। निम्न आय वर्ग, योजनाएं घर घर तक बाकायदा पहुंची, लाभ मिला या नहीं मिला, और आगे मिलने की कितनी संभावना है। बिल्कुल भाई देखो, 1250 रुपये चले गए, एक बात, 1500 आएंगे, ये संभावना भी है। 3000, मेरा वही कहना है, आपने पिछला विकास कार्य आपने करा, अच्छी बात है, लेकिन आगे के लिए कितने तैयार हैं, आगे का रोड मैप क्या है, ये भी गले उतारना बड़ी बात अरविंद जी, 1250 रुपये आ रहे हैं। लोगों में ये चर्चाएं भी देखने को मिली कि सरकार बदल गई तो कोई ये बंद, संबल बंद करी थी इसलिए लोग बोलते हैं कि संबल बंद हो गई थी इसलिए लोग कहते हैं ये लोगों को ये बंद ना हो जाए। लेकिन बंद का उन्होंने भी तो अपनी तरफ से तो घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए नहीं, पर वो 1500 रुपये कब देना शुरू करेंगे? हाँ, वही वाली बात, कर्जा माफी कब, कर्जा माफी, हाँ, तो कब देना शुरू करेंगे? तो ये तमाम सारे जो लेकिन लेकिन 1.25 साल का पीरियड किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता आकलन करने के लिए, उसके पहले ही वो सरकार गिर गई। और अन्यथा कांग्रेस की रणनीति यही रही होगी उस समय कि 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल में जो गड्ढे हैं, आर्थिक रूप से जो विपन्नता आ गई है, वो परेशानियाँ आ गई हैं, तो वो कैसे भी करके उस हर्डल को पार किया जाए। और उसके बाद आखिरी का जब दौर आता है 1.5-2 साल, जैसे कि राजस्थान में मौका मिला गहलोत को, वैसे ही मौका कमोबेश सरकार चलती रहती तो कमलनाथ जी को मिलता। तो आखिरी के साल 1.5 साल में वो भी नई योजनाएं और तमाम चीज़ें गिनाने के लिए होती। अब 1.25 साल में क्या हुआ, लोग ट्रांसफ़र उद्योग की बात स्वयं ढोल पीट कर गरज के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हर सभा में बोली है। तो अब एक कांग्रेस का व्यक्ति जो कांग्रेस से निकला और इतना कद्दावर नेता बताता है कि मैं परेशान हो गया वो उस सरकार से जिसके अंदर
ट्रांसफर उद्योग चल निकला, बिल्कुल जनता के गले तक पहुंच गई यदि वो बात, तो फिर आपका जो वो एंटी इनकम्बेंसी है वो कम हो जाती। तो ये तमाम बातें सारे नेता लग गए थे। अच्छा, अब बचा है देवास एकमात्र ऐसी जगह जहाँ के बारे में कहा जा रहा है अल्पसंख्यक वोट बड़ी तादाद में बीजेपी को मिल रहे हैं। इसका क्या है? ये देवास में ही है। बिल्कुल, देवास में अल्पसंख्यक वोट भाजपा को नहीं, महल को, हाँ, पैलेस को बिल्कुल निश्चित तौर पर गए भी हैं। अच्छा, वो और पता चलेगा। हाँ, देवास से प्रदीप चौधरी एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में मैदान में सामने यहाँ भी वही हुआ। आप देखिए, हाँ। प्रदीप चौधरी की और देवास की उम्मीदवारी से कांग्रेस का पूरा मध्य प्रदेश समझ में आता है मेरे को। बिल्कुल, यहाँ ना तो कमलनाथ जी आए या इस क्षेत्र में कोई बड़ी सभा नहीं हो पाई, ना कोई दिग्विजय सिंह आए, कोई बड़ी सभा नहीं हुई। और जबकि देवास एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जोर लगाना था, क्योंकि यहाँ 1992 से कब्जा है बीजेपी। बिल्कुल, तो यहाँ तो ज्यादा जोर लगाना था। अगर प्रदेश स्तर पर इस बार प्रत्याशी, चूंकि ठीक ठाक प्रत्याशी, दमदार प्रत्याशी था, और अगर मतलब कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर देवास में अगर जोर लगाती है, जनता तय करेगी। अरविंद जी, देवास में प्रदीप चौधरी ने चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन देवास के अगर हम एज की बात करें तो वो भी भाजपा के खाते में जाती है। पर मैनेजमेंट, बहुत मैनेजमेंट विधायक की तरफ से बिल्कुल, और विक्रम सिंह जी पवार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। बूथ मैनेजमेंट बढ़िया किया था, और कार्यकर्ताओं की नज़र थी कि कहाँ से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर इसकी कमी दिखाई दे रही थी उस। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि पूरी तेजी के साथ, शिद्दत के साथ, हिम्मत के साथ लड़ा हुआ चुनाव आखिरी के 2 दिनों में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिखा था मुझे, और उसका असर मतगणना पे दिखाई देगा। बिल्कुल, अब आप बता दो क्या होगा, वो तो आप बताओ, मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं। नहीं, देवास की बात मैंने बताया ना। हाँ, देवास में एज बीजेपी को है और है बीजेपी को ही है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सीट बची है सोनकच्छ। बस ये है सोनकच्छ, पूर्व कैबिनेट मंत्री और यदि सज्जन वर्मा कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रथम पंक्ति में भी प्रथम स्थान पर बैठे हुए नेता होंगे, श्री सज्जन सिंह वर्मा। तो सोनकच्छ विधानसभा सीट सज्जन सिंह वर्मा के नाम से ही जानी जाती है, लेकिन 40 साल बिल्कुल वहाँ पे उनको। लेकिन सोनकच्छ में भी इस बार टक्कर बहुत ज़्यादा काटेगी है अरविंद जी, क्योंकि सोनकच्छ विधानसभा का एक ऐसा वो रहा है कि वहाँ पर जब भी कोई नया प्रत्याशी आया है तो उसको फ़ायदा मिला है, और सज्जन सिंह वर्मा के साथ उनके बोल कई बार जो है, इस बार उनके तमाम सारे ऑडियो वीडियो बहुत सारे वायरल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें सोनकच्छ विधानसभा की, तो सोनकच्छ विधानसभा के जो 4 मंडल हैं, सोनकच्छ, टोखुर्द, भौरासा और ग्रामीण मंडल जिसमें पिपलगांव और ये क्षेत्र आता है, तो इसमें अगर सज्जन सिंह वर्मा कहीं सबसे ज़्यादा अगर किसी मंडल में मजबूत नज़र आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं पिपलगांव क्षेत्र में। अच्छा, वहाँ से वो हमेशा मजबूत रहे हैं, वो उनका बिल्कुल गढ़ है, और उस क्षेत्र से सज्जन सिंह वर्मा बहुत अच्छी पोजीशन पे है। स्थानीय सोनकच्छ में क्या स्थिति रहती है शहर में? अपना भी शहर टोंक या टोंक में भी कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं मिल रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, तो सोनकच्छ की जो अगर हम बात करें तो सोनकच्छ उनके लिए घाटे का सौदा कहीं ना कहीं रहा है। अच्छा। और वही नज़र आ रहा है। टोंक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो टोंक क्षेत्र में सज्जन वर्मा जी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये क्योंकि छोटे शहर में पता भी चल जाता है थोड़ा, तमाम सारे लोगों से बातें हुई, मुखरता से बोल वो तमाम सारे कारण बताते हैं कि ऐसा है इस वजह से इस बार मतलब वो सामाजिक समीकरण ठीक से नहीं बैठ पाए वहाँ पे, ये कह लें क्या? लेकिन क्यों टोंखर्द के लोग नाराजगी? बिल्कुल सामाजिक समीकरण की बात करेंगे हम। अच्छा, तो कुछ कमेंट्स के कारण है या कमेंट्स की वजह से? अच्छा, राजपूत समाज कहीं ना कहीं नाराज था, खाती समाज नाराज था, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर देखते हुए, पर सज्जन वर्मा जी के बारे में कहा जाता है उनका तो अपना अंदाज है, वो तो दिग्विजय सिंह जी को भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ,
तो वो तो अपने अंदाज में लेकिन- चलते हैं और जनता के बीच में कंधे पे हाथ रख के उसको पुचकार भी लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो एक बड़े भाई की तरह बोल देते हैं मैंने डांट दिया तो क्या हुआ। बिल्कुल। और जहाँ और बहुत प्रबल तरीके से विरोध करने वाले नेताओं में हैं जो बीजेपी की बखियां उधेड़ के रखना हो, किला विजयवर्गीय जैसे दिग्गज के सामने भी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे तेवर का व्यक्ति नेता जनता क्यों ना चुने, मेरा ये बिल्कुल सोच सही है। बात है। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हार रहे हैं तो मुझे लगता है 40 साल के बाद कहीं कोई अल्टरनेट उनका भी ढूंढ रही हो जनता। नए प्रत्याशी को सोनकच्छ में फायदा मिलता आया है। और इस बार सबसे बड़ी बात की है क्या, इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस भी सोनकच्छ में कहीं ना कहीं सज्जन वर्मा को, तो ये बड़ा दिलचस्प है सोनकच्छ। हाँ। क्योंकि वहाँ पर एक बिल्कुल नया चेहरा है। वो नया चेहरा भी मृदुभाषी हैं, वो जिनके वाक के जो है लोगों को कहते हैं चोट पहुंचा रहे हैं इस बात, जैसा कि आप बता रहे हो, तो वो मृदुभाषी हैं बड़े। लेकिन इस मामले में अगर ये मानी जाए तो सज्जन वर्मा जी का कॉन्फिडेंस देखा जाए तो वो आसमान पे रहना, वो ये है कि उनके जो सज्जन वर्मा के बारे में समर्थक जैसे मनोज राजानी जी, उनका कहना है कि इलेक्शन तो सज्जन वर्मा ही जीतेंगे। तो सोनकच्छ एक जो है, लेकिन सज्जन वर्मा जी भी एक आध बार मेरे को शुरू में मालूम है बहुत बड़े मार्जिन से सुरेंद्र वर्मा से जीते थे। लेकिन जब भी वो सोनकच्छ में चुनाव हुए हैं कांटे की टक्कर ही बताई गई है हमेशा। सोनकच्छ में जीते वो हैं लेकिन टक्कर कांटे की बताई गई। तो इस बार भी राजेंद्र वर्मा भी सोनकच्छ तीन साल, लेकिन वो इनसे नहीं जीते थे ना। हाँ, वो तो अर्जुन वर्मा से जीते थे और उससे भी 3000 वोट से। तो कुल मिला के सज्जन वर्मा सामने हैं और उनके सामने बिल्कुल नया चेहरा सोनकच्छ के लिए। तो वो काफ़ी पुराने नेता हैं और मृदुभाषी हैं, नए सिरे से अपनी पहचान रख रहे हैं। लेकिन उसमें एक बात और है अरविंद जी कि चुनाव के दौरान वहाँ जो किसानों की बिजली की समस्या थी, उस समस्या को लेकर सज्जन वर्मा जी का किसानों के प्रति जो वो रहा है और मतलब उनको सुविधाएं मुहैया कराना, बिजली, उसके लिए लड़ लेना, बिजली को लेकर, हाँ, तो उसमें कितना किसान जो है, किसान दो जगह पे आ गया बस। अब या तो वो 4000 रुपये एक्स्ट्रा दिए अपने किन्ने 6000 मोदी के और 4000 शिवराज के जी, और समय पे पैसा का पहुंच जाना, बिजली को लेके हमेशा उपलब्धता। लेकिन इसमें जो उनकी जो डीपी की समस्याएं थी, हाँ, वो जो उन समस्याओं का निदान जो सज्जन वर्मा जी के द्वारा किए जाने की बातें जो आई हैं, तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं देखिए वो सबसे बड़ी बात, हाँ, सज्जन वर्मा जी की अगर बात की जाए इलेक्शन की तो उनका टेबल वर्क बहुत जबरदस्त होता है, बहुत मजबूत होता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा, मनोज राजानी मैनेजमेंट तो अगर तो ये बात बिल्कुल, अगर देवास जिले में अगर ये हम सोनकच्छ विधानसभा की बात कर रहे हैं कि अगर किसान अगर संतुष्ट हुआ है सज्जन वर्मा के कार्यक्रमों से, तो सज्जन वर्मा यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, वरना जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो वो पीछे दिख रहे हैं। चलिए पीछे दिख रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा। ये तो हमारा एग्जिट पोल और लोगों से बातचीत के आधार पर विश्लेषण है, हमारा अपना इसमें नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। हम तो ये है कि जो हमने देखा उसके आधार पे एक विश्लेषण किया, उसके आधार पे एक अनुमान लगाया और आपके सामने रख दिया। अब इंटेलिजेंस ने देवास जिले का जैसे बोला है कि भाई पूरी 5 सीटें भाजपा को जा रही हैं। अब वो 5 सीटें लगी रही है, आपने जिस हिसाब से बोला, तो उसमें एक सज्जन, मैं तो मान के चल रहा था कि 4 सीट तो जा सकती है, पर सोनकच्छ को मैं नहीं मान के चल रहा था। अब अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो मतलब व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं हार्ट पिपलिया और सोनकच्छ, ये दोनों में कुछ भी हो सकता है। ये 2 सीटें ऐसी है जहां बहुत ज्यादा घमासान, देखिए जहां पर बहुत मार्जिनल अंतर होगा वहां तो पासा किधर भी जा सकता है। यह ना कहने का मतलब ये है कि जो भी जीतेगा बहुत ज्यादा वोट से नहीं जीतेगा, इसलिए आपके कयास गलत हो सकते हैं। देखिए 500,000 के जो अंतर पुराने भी हैं ना, आप ये जो एग्जिट पोल के अंदर सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है वो यही आ रही है कि आप पिछले चुनावों में जाइए, 1000-1500 की सीट के अंतर से कौन जीता, कितनी कांग्रेस ने जीती, कितनी बीजेपी ने जीती है, वहां पर क्या चेंज होगा वो एग्जिट पोल नहीं पकड़ पाएंगे इतनी आसानी से। अरविंद जी 3 सीटें जो हैं, अगर बात की जाए देवास, खातेगांव और बागली, ये 3 सीटें तो भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन सोनकच्छ और हाट पिपलिया
यहाँ बिल्कुल कांटे, जिसे कहा जाता है कांटे की टक्कर। दिग्गज है ना दोनों तरफ, एक तरफ जिसे- आरएसएस बिल्कुल। के साथ सोनकर है ना, आरएसएस अपने आप में, वही कांटे और की उनके टक्कर। धुर विरोधी सामने, वही कांटे की ऐसा टक्कर। ही राजवीर सिंह और मनोज चौधरी, और यहाँ वाकई बहुत दोनों की विरासत भी तगड़ी है, बहुत राजनीति के क्षेत्र में। रोमांचक रहेगा। हो सकता है कि आपको बता दूं कि कभी इधर का पल में हाँ। तोला, पल में माशा चलता बिल्कुल रहे। आखिरी राउंड तक हो सकता है कि नतीजे की स्थितियां क्लियर हो पाए। नहीं, लेकिन देखो इन 100 बात की सोनकर एक सर बात, हट गए। 100 बात की एक बात कर रहा हूँ, ये आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, मनोज चौधरी वर्सेस राजवीर, बिल्कुल, और सज्जन सिंह वर्मा वर्सेस सोनकर। बिल्कुल। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जनता का एक परसेप्शन जब मध्य प्रदेश के स्तर पर जाता है तो भाजपा की सरकार बनना चाहिए, ये भी दिमाग में लेके जाता है। इस चुनाव में कई लोगों को मैंने सुना, बोले भैया हम तो, खासकर उसमें बुजुर्ग ज़्यादा थे, हम तो मोदी के नाम पे वोट दे के आए हैं। लेकिन मोदी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी चला दिया, मोदी खुद आगे आए हैं। नहीं, लेकिन सोनकच विधानसभा क्षेत्र शिवराज में- का चेहरा पीछे रख के। अरविंद जी, सोनकच विधानसभा क्षेत्र में ऐसा रहा है कि लोगों को पता रहा, मतलब अगर हम पहले की बात करें तो लोग ये समझते हुए भी कि सरकार किसी की भी वो बने, व्यक्तिगत ही चले। उनको सोनकच क्षेत्र में उनका विधायक उन्होंने कहा सज्जन भैया चाहिए। नहीं, ये लेकिन इस बार जो है इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि सज्जन वर्मा ही चाहिए। अच्छा, इस बार ये भी रहा कि बहुत बड़ा एक परसेप्शन जनता को हम बता दें आखिरी में चलते चलते, ये भी रहा है कि राज्यसभा में क्योंकि कई बिल हैं जिन्हें पास कराने की जनता की भी इच्छा है, इच्छा शक्ति कहना चाहिए, वो प्रबल होना चाहिए अगर उनको पास कराना है, लेकिन साथ ही साथ विधायक की संख्या भी ज़्यादा होना चाहिए, जिसके चलते राज्यसभा में कुछ बिल पारित कराए जा सके। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो था उसके बीच में ये बात भी डाली गई कि अगर अपना वोट जरूर दीजिए, बीजेपी को दीजिए, वो जीतेंगे, आपके विधायक को जिताइए, क्योंकि विधायक जीतेंगे तो संख्या बल बढ़ेगा और ज़्यादा राज्यसभा सदस्य पहुंचेंगे, और ज़्यादा राज्यसभा सदस्य पहुंचने का मतलब होता है कई जो बिल हैं अटके पड़े राज्यसभा में पारित कराना है वो आसानी से पारित कराए जा सकें। ये भी एक परसेप्शन चला है बीच में, तो इसने भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा काम किया है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आपके सामने आ गए कि कौन से बिंदुओं ने काम किया है। अब वो बिंदुओं का असर क्या होगा, वो परिणाम में बदले हैं कि नहीं बदले हैं, वो वोट में बदले हैं कि नहीं बदले हैं, ये तो लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें तो पता तभी चलेगा जब अंतिम समय तक परिणाम नहीं आ जाते, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। सभी लोकतंत्र में अपनी अपनी बातें, अपने अपने कयास और अपने अपने तथ्य, अपने अपने तर्क, अपने अपने फैक्ट्स, अपना अपना अनुभव, और उसका फिर पूरा निचोड़ करके बिल्कुल और पूरी ईमानदारी से देने की कोशिश पत्रकार करते हैं। हमने उन्हीं पत्रकारों से ज़्यादा बात की है जिनकी क्रेडिबिलिटी शो कर चुके हैं, वो जिनके पुराने समय पे काफ़ी बातें अलग अलग क्षेत्र में सही निकली हैं, लेकिन वो अभी भी गलत साबित हो सकते हैं, मैं फिर भी कहूँगा। इसलिए ये अंतिम वाक्य नहीं है, ये रात अंतिम, यही रात बाकी। इसी बात के साथ हम विराम लेते हैं। चर्चा लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कहा ना कि आज का दिन दे दीजिए, बैठ के अच्छे से चर्चा कीजिए, और आज भी इस एनालिसिस को यदि पूरा ना देख पाए हों तो चुनाव की मतगणना के बाद देख लीजिए। हम समीक्षा करेंगे, यदि हम गलत साबित हुए और सही साबित हो गए तो फिर आपकी बधाई तो स्वीकार कर ही लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।